नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज मैं गवर्नर जनरल्स की सीरीज़ में एक और गवर्नर जनरल को लेके आया हूँ, जो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इनके समय में बहुत सारे चेंजेस हुए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इनके ऊपर एग्ज़ाम में। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको याद रखना है कि ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1786 से 1793 के बीच में। और साथ ही एक बार फिर से इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था 1805 में। पर जब ये 1805 में गवर्नर जनरल के लिए इंडिया में आए, तो जब थोड़े समय बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। तो उस समय में कुछ खास इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं हुए। तो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो हुए 1786 और 1793 के बीच वाले टाइम पीरियड में ही। और उस समय इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो अब हम देखते हैं। तो कॉर्नवालिस के समय में ही सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। और बाद में ये एक्सटेंड कर दिया गया था बिहार, उड़ीसा और बाकी सब जगह भी। और परमानेंट सेटलमेंट को भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही कॉर्नवालिस ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की थी, कॉमर्शियल, जुडिशियल और रेवेन्यू ऑफिशियल्स की। इसी के कारण इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस के समय में ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जहां इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग मैसूर को लगभग अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ गई थी। उसके अलावा कॉर्नवालिस के समय में ही जो पुलिस फोर्स है और थानास ये एस्टेब्लिश किए गए थे। इससे पहले क्या होता था कि ज़मींदार या लैंडलॉर्ड के पास पुलिसिंग की पावर होती थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने सारी जुडिशियल और पुलिसिंग की पावर्स अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ले ली और एक रेगुलर पुलिस फोर्स को एस्टैब्लिश कर दिया। तो अब हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के समय पे शुरू हुआ था। तो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम क्या था? तो इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इससे पहले क्या चल रहा था इंडिया में। तो इससे पहले क्या था, ज़मीन बिडिंग पे दी जाती थी 1 साल या 5 साल के लिए फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को। और उस बिडिंग में एक अमाउंट होता था जो उन्हें पे करना होता था। लेकिन वो सिस्टम ढंग से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसमें कुछ जो टेनेंट्स हैं वो रेंट ज़्यादा दे रहे थे, कुछ कम दे रहे थे और कुछ दे ही नहीं रहे थे। तो इसको चेंज करने के लिए कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जो ज़मीन से लैंड रेवेन्यू आना है वो फिक्स्ड कर दिया गया, और जो ज़मींदार और लैंडलॉर्ड हैं उनको ज़मीन का मालिक बना दिया गया। और फार्मर्स को जो पोजीशन थी वो अब खाली टेनेंट बन के रह गए। तो ज़मींदार किसी भी समय अब फार्मर्स को लैंड से निकाल सकते हैं, उनके पास ये पावर थी। साथ ही ज़मींदार के पास अब हेरिडिटरी राइट्स भी थे, यानी कि ज़मींदार के मरने के बाद उसका बेटा अब लैंड का ओनर बन जाएगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ज़मींदार को ब्रिटिशर्स को 10/11 ऑफ लैंड रेवेन्यू देना होता था, यानी कि 89%। और बाकी का 1/11 ज़मींदार खुद रखेगा। यानी कि मान लो कि मैं ज़मींदार हूँ और मेरे को लैंड से रेवेन्यू आ रहा है 1000 रुपये का, तो इसमें से 89% जाएगा ब्रिटिशर्स को, 890 रुपये, यानी कि ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। और बाकी के 110 रुपये मेरे पास रहेंगे। तो एक दिन फिक्स किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, जिस दिन सूरज ढलने से पहले ज़मींदार को ये रेवेन्यू पे करना होता था। और अगर ये रेवेन्यू पे नहीं किया गया तो ब्रिटिशर्स वो लैंड वापस छीन लेंगे और छीन के किसी और को बेच देंगे। तो इसको सनसेट लॉ के नाम से भी जाना जाता था, इस लॉ को। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ से ब्रिटिशर्स को अब एक परमानेंट सोर्स मिल गया रेवेन्यू का। और ज़मींदार फार्मर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इससे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर फार्मर्स के साथ जो ज़मींदार उनको कभी भी एविक्ट कर देते थे, उनसे जो रेंट है बहुत ज़्यादा लेते थे। तो फार्मर्स के पास इस सिस्टम के बाद कुछ बचता नहीं था। तो यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सप्लॉयटेशन था काफ़ी भारी मात्रा में फार्मर्स के ऊपर, वो स्टार्ट हो गया। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो सर्विस रिफॉर्म्स हुए। तो
इंडिया के अंदर करप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो कॉर्नवालिस ने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की और इसके लिए उनको अथॉरिटी भी दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने रूल एस्टैब्लिश किया कि बहुत क्वालिफाइड पर्सन्स को ही अब ऊंची पोस्ट मिलेंगी। इससे पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपने रिलेटिव्स वगैरह को नॉमिनेट कर देते थे अच्छी पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर कॉर्नवालिस ने चेंज ये किया कि अब क्वालिफिकेशन के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होएगी और जो हायर सिविल सर्वेंट्स थी उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो अब जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी सैलरी पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेड जॉब की तरह हो गई थी। तो ये काफ़ी लुक्रेटिव जॉब हो गई थी कॉर्नवालिस के समय में। ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि करप्शन को हटाया जा सके। साथ ही जो टॉप पोस्ट थी अब से वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दी गई कॉर्नवालिस के समय में, और इंडियंस को सिर्फ लोअर ग्रेड पोस्ट मिलेंगी जैसे कि पियंस की, क्लर्क्स की। और प्राइवेट ट्रेड ऑफ कंपनी भी एबॉलिश कर दी गई। पहले क्या हो रहा था, प्राइवेट ट्रेड बहुत भारी मात्रा में हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसे भी इसके साथ एबॉलिश कर दिया गया। अब हम आते हैं कॉर्नवालिस के समय में जो जुडिशरी रिफॉर्म्स हुए। तो कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल पर कोर्ट एस्टैब्लिश किए। साथ ही हाईएस्ट कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। सिविल और क्रिमिनल केसेस को ट्राई करने के लिए अलग कोर्ट बनाए गए, और कॉर्नवालिस ने जो कोर्ट की फीस होती थी उसको अबॉलिश कर दिया। लेकिन अब से लॉयर जो हैं वो अपने पेशे के लिए अलग से फीस चार्ज कर सकते हैं। साथ ही कॉर्नवालिस के समय से पहले क्या होता था कि जो क्रिमिनल्स की पनिशमेंट होती थी वो काफ़ी टॉर्चुअस तरीके से होती थी। उनमें क्या होता था, उनके हाथ पैर काट देना, नाक काट देना, कान काट देना, इस तरह की पनिशमेंट होती थी। तो ये कॉर्नवालिस के समय से बैन कर दी गई। तो ये सब चेंजेस हुए कॉर्नवालिस के समय में। उसके बाद उनको सेकंड टर्म में भी नियुक्त किया गया था। कॉर्नवालिस के जाने के बाद 1793 में सर जॉन शोर बने गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या होता है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बनते हैं गवर्नर जनरल, और वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लेते हैं, काफ़ी सारी वॉर्स करते हैं। तो काफ़ी सारा खर्चा होता है इन वॉर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया जाता है 1805 में, और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जनरल बना के 1805 में भेजा जाता है। लेकिन इस बार लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत जल्दी ही जब वो इंडिया में आते हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके समय जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।